नमस्कार। आपका स्वागत है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्म जागरूकता के संबंध में जो हम बातचीत कर रहे हैं उसका भाग दो। आइए बात करते हैं पेशेवर जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या महत्व है। वैसे तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे जीवन के हर पहलू पर अपना प्रभाव डालती है। हमने कुछ बिंदुओं के तहत इसको समेटने की कोशिश की है। पहला बिंदु हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रभावी नेतृत्व और प्रभाव। आधुनिक नेतृत्व कंट्रोल से कहीं ज़्यादा प्रेरणा से संचालित होता है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को अपनी टीम के सदस्यों की ज़रूरतों और प्रेरणाओं को बेहतर ढंग से समझने का कौशल देती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को समानुभूति के साथ नेतृत्व करने और अपने सहयोगियों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षा का वातावरण तैयार करती है। ऐसे में टीम का हर सदस्य स्वयं को मूल्यवान महसूस करता है और अपने दायित्वों में अतिरिक्त प्रयास करता है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति किसी मीटिंग के कमरे के मिजाज को पढ़ सकता है, करुणा और विनम्रता के साथ लक्ष्य प्राप्ति में देरी पर बात कर सकता है और साथ ही एक साझा दृष्टिकोण चारों ओर अपनी टीम को एकजुट कर सकता है। एक उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति को सामूहिक क्षमता में विश्वास करने योग्य बनाती है और यही वह कौशल है जिससे लोग सच्ची निष्ठा और प्रतिबद्धता से संस्थागत रूप से उसके लक्ष्यों को पाने के लिए जुटने को तैयार होते हैं। टीम वर्क और सहयोग। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति असहमति को रचनात्मक रूप से प्रदर्शित करता है और व्यक्तित्व के बजाय समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके पास एक सहकर्मी की अलग कार्यशैली या सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझने की समानुभूति होती है। वह संवाद को सुविधाजनक बना समस्याओं का समाधान ढूंढने का कौशल रखता है। सटीक निर्णय लेना। अधिकांश निर्णय हमारी भावनाओं, पूर्वाग्रहों और चिंताओं से प्रभावित होते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जांच और संतुलन का एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आत्म जागरूकता और आत्म नियमन प्रदान करती है। आत्म जागरूकता आपको यह पहचानने की अनुमति देती है कि कब आपका निर्णय निराशा या अति उत्साह से धूमिल हो सकता है और आत्म नियमन आपको गंभीर रूप से सोचने एवं आवेशपूर्ण भावनात्मक प्रतिक्रिया को रोकने की शक्ति देता है। परिवर्तन प्रबंधन और अनुकूलनशीलता। चेंज मैनेजमेंट एंड एडेप्टेशन। परिवर्तन प्रकृतिजन्य है, जैसे कार्यस्थल में नई प्रौद्योगिकियाँ, बाजार में बदलाव, पद और स्थान में बदलाव, संस्थागत बदलाव इत्यादि। परिवर्तन अक्सर अनिश्चितता और तनाव लाता है। वहीं भावनात्मक बुद्धिमत्ता लचीलापन और अनुकूलनशीलता पर बल देती है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति नए कौशल सीखने और परिवर्तन को अवसर के रूप में देखता है। आइए बात करेंगे स्वस्थ कार्यस्थल संस्कृति के निर्माण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक स्वस्थ कार्यस्थल वातावरण वह है जहां कर्मचारी सुरक्षित, मूल्यवान, व्यस्त, सम्मानित और सशक्त महसूस करते हैं। दूसरी ओर एक बीमार कार्यस्थल वातावरण अपने कर्मचारियों को इस्तेमाल करो और फेंक दो के नज़रिए से आंकता है। एक स्वस्थ कार्यस्थल वातावरण में लोगों के मनोवैज्ञानिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ एक व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्प्रेरक भी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्वस्थ कार्यस्थल संस्कृति के निर्माण में तमाम तरीकों से योगदान देती है, जिसमें मुख्य रूप से नीचे दिए गए बिंदु शामिल हैं, जैसे
मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, जहां कर्मचारी अपने विचारों को व्यक्त करने, प्रश्न पूछने, चिंताएं जाहिर करने और दंडित या अपमानित होने के भय के बिना गलतियों को स्वीकारने में सहजता महसूस करते हैं, वह एक स्वस्थ कार्यस्थल संस्कृति का नमूना हो सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता नवाचार और उत्कृष्ट प्रदर्शन का आधार है, जहां समानुभूति और सामाजिक कौशल को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता संपन्न व्यक्ति असहमतिपूर्ण विचारों को सम्मानपूर्वक सुनते हैं और गुस्से के बजाय जिज्ञासा के साथ विफलता पर प्रतिक्रिया करते हैं, जो परिस्थितियों को संभावित समाधान की ओर ले जाता है और स्वस्थ कार्यस्थल वातावरण के निर्माण में अपना योगदान देता है। इसी प्रकार अगला बिंदु है संचार और विश्वास को बढ़ाना। विश्वास स्वस्थ कार्यस्थल संस्कृति की बड़ी पहचान है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता पारदर्शी और सहानुभूतिपूर्ण संचार को बढ़ावा देकर इसी विश्वास का निर्माण करती है। आत्म जागरूक व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित कर सकता है, जबकि आत्म नियमन उन्हें अति प्रतिक्रियाशील और भावनात्मक रूप से आवेशित होने से रोकता है। इसके साथ ही समानुभूति दूसरे लोगों को समझने और सुनने की क्षमता प्रदान करती है। हम कह सकते हैं स्वस्थ कार्यस्थल संस्कृति के निर्माण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता रचनात्मक संघर्ष समाधान पर जोर देती है। किसी भी कार्यस्थल में संघर्ष बहुत आम बात है। कम भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति इस संघर्ष को सुलझाने के बजाय दबाने में विश्वास रखता है, जिससे नाराजगी अंदरूनी स्तर पर सुलगती रहती है और देखते ही देखते विद्रोह में बदल जाती है। इसके ठीक विपरीत उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता संपन्न व्यक्ति संघर्ष को सहयोग के एक स्वाभाविक हिस्से और विकास के अवसर के रूप में देखता है। वह कर्मचारियों की असहमति को रचनात्मक रूप से संभालने में सक्षम होता है, जहां आत्मनियमन उन्हें शांत रहने, समानुभूति उन्हें दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और सामाजिक कौशल उन्हें हार जीत के बिना साझा समाधान खोजने की ओर ले जाता है। एक और अगला बिंदु है कर्मचारी जुड़ाव और कल्याण को बढ़ावा देना। हम कह सकते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्वस्थ कार्यस्थल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन संस्थानों में कर्मचारियों का जुड़ाव या फिर कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ एक अच्छे कार्यस्थल वातावरण के निर्माण की कल्पना व्यर्थ है। कर्मचारियों का संस्थान के प्रति जुड़ाव उसके लक्ष्यों के प्रति भावनात्मक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति टीम के सदस्यों की अनूठी शक्तियों, उनकी करियर आकांक्षाओं को पहचानने और उनके अच्छे काम की सराहना करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने में मददगार होता है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लीडर कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान देकर उनके मनोबल को ऊंचा बनाए रखता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और स्वस्थ कार्यस्थल वातावरण का निर्माण होता है। इसी प्रकार विविधता और समावेशन बहुत आवश्यक है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आज का आधुनिक कार्यस्थल विविध पृष्ठभूमि, संस्कृतियों और दृष्टिकोणों को समेटे हुए है। इस दिशा में समानुभूति कार्यस्थल में विविधता के समावेशन के लिए महत्वपूर्ण कौशल है। समानुभूति हमें स्वयं के दृष्टिकोण से बाहर निकलने और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने एवं उनके अनुभवों की सराहना करने का कौशल प्रदान करता है। समानुभूति अचेतन मन के पूर्वाग्रहों को कम करने अथवा खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह स्वभाव कार्यस्थल को अधिक नवीन और समृद्ध बनाते हुए स्वस्थ कार्यस्थल संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। आइए अब बात करेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने की तकनीकें, टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक ऐसा कौशल है
जिसे अभ्यास के साथ हासिल किया जा सकता है और विकसित भी। इसके लिए इच्छा, विलिंगनेस, निरंतरता, कंटिन्यूटी और आत्म सुधार के प्रति प्रतिबद्धता बहुत आवश्यक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के कुछ व्यावहारिक उपाय इस प्रकार हैं। आत्म जागरूकता विकसित करने की तकनीकें। इसमें पहला है माइंडफुलनेस और जर्नलिंग का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस से आप क्या समझते हैं? माइंडफुलनेस से आशय है सचेतनता, जागरूकता या ध्यान, जिसमें वर्तमान क्षण में घटित हो रही घटनाओं पर बिना किसी निर्णय के ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे कि हम अपने विचारों, भावनाओं और परिवेश के प्रति जागरूक हो सकें। इसी प्रकार जर्नलिंग अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों एवं चिंतन को नियमित रूप से लिखना कहलाता है। आत्म जागरूकता अवलोकन से शुरू होती है। दिन में कम से कम 10 मिनट बैठकर अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने के लिए खर्च करें और दिन के अंत में कुछ समय जरूर निकालें और यह लिखें कि आपने आज कैसा महसूस किया। खुद से अपनी जांच करने वाले प्रश्न पूछें और उनके उत्तरों को लोक कल्याण के दृष्टिगत विचार करें। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक मानसिक कौशल है जो तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सुधार हेतु बहुत उपयोगी साबित होगा। दूसरा, लोगों से प्रतिक्रिया मांगे। सक्रिय तौर पर विनम्रतापूर्वक विश्वसनीय सहकर्मियों से अपने बारे में निष्पक्ष प्रतिक्रिया मांगे और बिना रक्षात्मक हुए सुनने के लिए तैयार रहें। अन्य साथियों का यह परिप्रेक्ष्य आपकी बेहतर आत्मछवि के निर्माण में अमूल्य होगा। तीसरा, अपने मूल्यों और शक्तियों को पहचानें। खुद से जानें कि कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको ऊर्जावान बनाती हैं और कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको कमजोर या निष्क्रिय बनाती हैं। अपने मूल्यों और शक्तियों को जानना और उनके अनुरूप कार्य करना किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्रबल बनाता है। अब बात करेंगे आत्म नियमन विकसित करने की कुछ तकनीकों के बारे में। पहला, आप स्ट्रेटेजिक पॉज लें। यह क्रोध या चिंता पर नियंत्रण के लिए सबसे बेहतर माध्यम हो सकता है। जब आप मजबूत प्रतिक्रियाशील भावना महसूस करते हैं तो उस समय कुछ बोलने या कुछ करने से पहले थोड़ा सा रुकें, एक लंबी सांस लें और ऐसी स्थितियों में रुकने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। इसी प्रकार संज्ञानात्मक पुनर्रचना अर्थात कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, हमारी भावनाएं घटनाओं से कहीं ज़्यादा उन घटनाओं की मन माफिक व्याख्या से उत्पन्न होती हैं। अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देने का अभ्यास करें। यह सोचें कि दबाव और निराशा सीखने और स्वयं को निखारने का एक अवसर है। इससे आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाने में सक्षम होंगे। अगला बिंदु है आत्मनियमन की तकनीकों के तहत सफलता की कल्पना कीजिए। विजुअलाइज सक्सेस। अपनी शारीरिक मुद्रा, अपनी आवाज़ के स्वर और अपनी शांत प्रतिक्रिया की कल्पना कीजिए। मानसिक पूर्वाभ्यास आपके मस्तिष्क को एक असरदार नियमित प्रदर्शन के लिए तैयार करता है, जिससे वास्तविकता में इसके होने की अधिक संभावना होती है। एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से पहले अथवा एक कठिन बातचीत या फिर एक उच्च दबाव वाली प्रस्तुति से पहले खुद को शांति और सफलतापूर्वक इसे संभालने की कल्पना करने के लिए कुछ क्षण जरूर निकालें। आइए समानुभूति विकसित करने की कुछ तकनीकों के बारे में बात करते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सक्रिय श्रवण का अभ्यास। आप जब भी बात कर रहे होते हैं आपका लिसनिंग बहुत एक्टिव होना चाहिए। आँख से संपर्क करें और समझने के लिए सुनें।
साथ ही जो आपने सुना है उसे दोहराएं। यह न केवल आपकी समझ की पुष्टि करता है बल्कि दूसरे व्यक्ति को मूल्यवान महसूस कराता है। अगला, अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को चुनौती देने का अभ्यास करें। हम सभी के अचेतन पूर्वाग्रह होते हैं, उन्हें चुनौती देने का प्रयास कीजिए। किसी भी निर्णय से पहले दूसरों के सकारात्मक इरादों के बारे में विचार करना भी आवश्यक होगा। समानुभूति विकसित करने की अगली जो रणनीति है, गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान देना। शारीरिक भाषा, आवाज़ के स्वर और चेहरे के भाव आपको बहुत कुछ बयान करते हैं। बातचीत के दौरान आप इन गैर मौखिक संकेतों पर जरूर ध्यान दीजिए। आपकी बेहतर समझ की झलक इस तकनीक में दिखाई देगी। इसी प्रकार भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे विकसित किया जाए, इसमें सामाजिक कौशल का क्या योगदान हो सकता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। संघर्ष समाधान सीखें। संघर्षों को किस तरह से हल किया जा सकता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। संघर्ष से बचने के बजाय इसे रचनात्मक रूप से देखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के साथ अपना सकारात्मक इरादा व्यक्त कीजिए और बिना दोषों के स्थिति का तथ्यात्मक रूप में विचार कीजिए। यह प्रयास आपको क्रिएटिविटी की ओर ले जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, दूसरों को वास्तविक रूप से सराहने का अभ्यास कीजिए। दूसरों को रिकॉग्नाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जीवन को बहुत बल मिलता है और शांति भी। दूसरों की सच्ची सराहना करने की आदतें आपको सकारात्मक और आपके रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप ओपन रहें, आप सुलभ रहें। खुलापन दूसरों के साथ तालमेल बैठाने और आपकी छवि को सरल व्यक्तित्व के रूप में चित्रित करता है, जिस कारण दूसरे लोग भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको सहयोग करना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों से अल्टीमेटली आप समाज से जुड़ते हैं, आप अपने सामूहिक लक्ष्यों पे सफल होते हैं। तो इस व्याख्यान के जो अधिगम निर्णय हैं, अधिगम निष्कर्ष हैं, उन पर आपको ले चलते हैं। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसकी क्या पहचान है, उसके क्या क्या घटक हैं, इनको हमने समझने की कोशिश करी। इमोशनल क्वोशेंट और इंटेलिजेंट क्वोशेंट के बीच के अंतर संबंध को हमने जानने की कोशिश की। उनकी क्या भूमिका होती है, उसका मूल्यांकन हमने किया। पेशेवर जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व क्या है, इससे व्यक्तिगत और संस्थागत सफलता को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर हमने बातचीत की। स्वस्थ कार्यस्थल संस्कृति के निर्माण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका होती है, इसको हमने जानने की कोशिश की। और इसके साथ ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने की क्या क्या तकनीकें हो सकती हैं, उनको अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता, इस पर हमने कुछ आपके साथ बातचीत की। तो दोस्तों, अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रासंगिकता और आधुनिक कार्यस्थलों में इसकी समझ, साथ ही पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आत्म जागरूकता और आत्मचिंतन की क्या भूमिका हो सकती है, इत्यादि चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।